हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम वेक्टर 3D है और ये जेई मेन और एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हर साल 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, चाहे जेई मेन के लिए बात करें या जेई एडवांस के लिए बात करें। ठीक है, तो और वो और ज्यादा आपको पता पड़ जाएगा जब आप एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 जब आप लोग करोगे, उसमें आपको दिख जाएगा कि पिछले 10 साल में जेई मेन और जेई एडवांस में कितने कितने इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपन अभी ये चैप्टर आपके पास वेक्टर 3D है, तो इसमें क्या होगा, जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा वेक्टर का पार्ट लेंगे, फिर थोड़ा सा 3D का ले लेंगे, फिर वेक्टर का, तो ये मिक्स करके थोड़ा बहुत चैप्टर आप लोगों के पास चलता रहेगा। तो सबसे पहले अपन वेक्टर लेते हैं और वेक्टर की क्या डेफिनेशन है वो समझते हैं। डेफिनेशन है, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज अ वेक्टर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी हो और जिसका एक मैग्नीट्यूड भी हो। तो डायरेक्शन भी है, जैसे मान लेता हूं कि इसका डायरेक्शन आपके पास किधर है और मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ होगी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर आपके पास है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एक वेक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट हो या एक्सीलरेशन हो, या आपके पास इसके एग्जांपल्स हैं वेक्टर के। अब वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझते हैं। जनरली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लेट्स से AB, और इस एरो को अपन रीड करेंगे AB वेक्टर की तरीके से। इट विल बी रीड एज AB वेक्टर where A is called its initial point and B is called its terminal point। तो अगर आपके पास कोई भी ये मान लो आपके पास ये लाइन है, लाइन का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, लेकिन आपके पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो डायरेक्टेड हो गया, तो ये तो हो गया इसका डायरेक्शन मान लेता हूँ, और लाइन सेगमेंट है तो उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होंगे आपके पास, फिक्स होंगे आपके पास। तो ये आपके पास इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये B हो गया इसका टर्मिनल पॉइंट। तो ये तो आपके पास हो गया इसका टर्मिनल पॉइंट, और कहां से स्टार्ट हो रहा है वो कहलाएगा आपके पास इनिशियल पॉइंट। क्योंकि अपन ने जो वेक्टर लिया हुआ है वो आप आंसर देखो, अपन ने ए से लेकर बी की तरफ एरो बनाया है, तो ये ए बी वेक्टर कहलाएगा आपके पास। और ए बी वेक्टर जो आपके पास हो गया, इन जनरल इसको अपन स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर हो या बी वेक्टर हो, स्मॉल में ही लेंगे अपन जनरल, तो ए बी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए वेक्टर। तो ये तो हो गया आपको इसका रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, अब अपन इसका यहाँ देखते हैं कि इसकी लेंथ कैसे निकाली जाएगी। तो जो आपके पास वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज इट्स मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द वेक्टर। वही अपन ने आगे लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर, दिस इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। तो अगर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ये ए बी वेक्टर है, तो therefore अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, जिसको अपन लिख देंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो डायरेक्शन हो गई आपके पास ए से लेकर बी की तरफ, एरो अपने पास ए टू बी लगा, और क्योंकि इसकी लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स होगी, तो वहां से आपको क्या मिल गया, आपको उसकी लेंथ भी मिल गई। तो अपन ने अभी जो इसकी डेफिनेशन में क्या क्या पार्ट पढ़ा कि एक तो ये आपके पास क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करा जाएगा, और इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आपके पास को क्या कहलाएगा यहाँ पर, इसका लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर्स की टाइप्स क्या होती हैं वो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। पहला जो वेक्टर है आपके पास जीरो और नल वेक्टर। अब अगर किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर आप सेम लेके आ जाओगे, एक ही जगह पे लेके आ जाओगे, तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा आपके पास, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। वो लिखा हुआ है वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट अगर साथ में अगर उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जीरो, दैट इज अ वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। तो उसके इनिशियल टर्मिनल पॉइंट एक जगह लिया हो तो वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाएगा। और जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो आपके पास क्या होता है, दिस इज इनडिटरमिनेट। तो किधर भी आप मान लो वो सही होगा। तो जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन कोई डिटरमाइन नहीं है, फिक्स नहीं है, और जीरो वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ओ से। नेक्स्ट है अपने पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या हुआ आपके पास कि मान लो अपन वेक्टर की अगर अपन बात करते हैं, तो जैसे ये आपके पास एक वेक्टर है जिसके इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट आपके पास ये थे, ये वेक्टर हो गया आपके पास ए वेक्टर। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपके पास मॉडुलस ऑफ एक ए वेक्टर है, लेकिन मैं क्या कहता हूं कि मुझे सिर्फ यूनिट मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मान लो ये यूनिट मैग्नीट्यूड हो गई, तो जिसका ये मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है, लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन किसकी तरफ है,
मैग्नीट्यूड वेक्टर की कम कितनी हो गई है, 1 हो गई है, लेकिन डायरेक्शन ए की तरफ ही है। तो ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो ए वेक्टर की तरफ हो लेकिन मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 यूनिट हो, तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा आपके पास, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसे रीड करते हैं अपन ए कैप। ये इसका नोटेशन है अपने पास, ए कैप अपन यूनिट वेक्टर को लिखते हैं। और यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ए का डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए 1। तो किसी की भी मैग्नीट्यूड अगर 10 यूनिट से उसको 10 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। तो वही चीज होगी। तो अगर वेक्टर ए वेक्टर है उसी को उसी की मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दोगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर से, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, ए कैप। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये तो हो गया ए कैप, तो उसका नोटेशन। और अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ए वेक्टर। मतलब अगर अपने पास अगर ए वेक्टर आपके पास लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो अपने पास अगर यहां से मैं देन अगर मैं ए वेक्टर लिखना चाहूं, ए वेक्टर ए कैप होगा आपके पास ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जो होगा आपके पास वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से आपके पास ए कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगा, कोई भी एक वेक्टर है जिसको अपन 3D में रिप्रेजेंट करा है। तो अभी तक अपन 2D की बात करते थे तो अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते थे। तो अब अगर अपन किसी भी प्लेन किसी भी पॉइंट को अगर 3D के अपन अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस भी आएगी। तो ये आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक्स एक्सिस की तरफ आपने कोई एक यूनिट वेक्टर ले रखा है, ये वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आपके पास के कैप है। तो आपके पास कोई भी पॉइंट जो आपके पास 3D में बनेगा उसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसकी मैग्नीट्यूड अगर निकाली जाए तो वो आपके पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसकी क्या होगी आपके पास, लेंथ होगी वेक्टर की, मैग्नीट्यूड होगी। तो इस वेक्टर को अगर इसी की मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हो तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ये एक यूनिट वेक्टर निकालने का आपके पास तरीका हो गया। कब, जब आपको कोई भी एक वेक्टर अगर गिवन है तो वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड विल गिव्स यू यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स आपके पास इक्वल तभी कहलाएंगे जब आपके पास उनका वोट क्या होंगे, सेम आपके पास उनकी मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, और सेम ही आपके पास क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्सेलरेशन को और आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो आप उनको बोल दो कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, मतलब दो एक्सेलरेशन दो डिस्प्लेसमेंट तब आप बात करोगे ना। तो इक्वल वेक्टर्स की क्या होगी डेफिनेशन, अगर उनका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तभी जाके दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे आपके पास, इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट फोर्थ इज कोलिनियर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स आपके पास कोलिनियर उस केस में कहलाएंगे जब आपके पास क्या होगा, उनका डायरेक्शन क्या होगा, आपके पास टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये हो गया तो ये दोनों आपके पास क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अगर मैं मान लेता हूं कि ये इस साइड है तो ये दूसरा वेक्टर भी इधर ही हो गया, या फिर एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स जो होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए, तब वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं आपके पास, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे अगर एक वेक्टर आपके पास इधर जा रहा है दूसरा वेक्टर भी इधर जा रहा है तो ये कोलिनियर है, एक वेक्टर आपके पास इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है तो भी ये क्या है, कोलिनियर ही होंगे, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है पैरेलल है, चाहे डायरेक्शन कैसा भी हो, अपोजिट हो, लेकिन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं आपके पास। और कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर भी पर्टिकुलरली केस अगर अपन बात करी जाए, अगर दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो ये आपके पास लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। मतलब एक्चुअली कोलिनियर वेक्टर्स के स्पेशल केसेस हैं कि लाइक वेक्टर्स, और अगर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इट इज अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा अब अपन इनको यहाँ पर कोलिनियर या फिर इनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपके पास कोलिनियर है, और दूसरा आपके पास चलो दूसरी डेफिनेशन समझ में आती है, कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। चलो पैरेलल तो देख रहे हैं, लेकिन कोलिनियर क्यों बोला हुआ है, तो ध्यान रखो कि मैथमेटिक्स की केस में अपन जब बात करेंगे तो अपने पास जो वेक्टर्स है वो फ्री वेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर एक ही वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन इस साइड फिक्स है, इसकी लेंथ फिक्स है,
मैं इसको इसके पैरेलल ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी इसको क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। तो अगर जैसे एक वेक्टर अगर ये है, दूसरा ये है, तो मैं इसको क्या करूँ, इसको उठा के इधर लेके आ जाऊं और इसके यहाँ पे लगा दूं, तो दोनों वेक्टर आपको कैसे दिखेंगे, कोलिनियर दिखेंगे। चाहे ये वेक्टर है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, इसको उठाया, इसको यहाँ लेके आया और यहाँ लेके आया, तो आपके पास ये भी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो वेक्टर जो रहेगा उसको आप मैथमेटिक्स के केस में फ्री वेक्टर्स अपन ट्रीट करेंगे, जिसका डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो वी कैन मूव इट पैरेलल, कहीं पर भी आप मूव कर लो, वेक्टर आपके पास वही रहने वाला है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स के लिए कुछ अपन एक रिजल्ट लिखते हैं, वो ध्यान रखना, उसको आप नोट डाल के लिख लो। तो टू वेक्टर्स A vector and B vector are collinear if A vector will be equals to lambda times B vector। अगर आप किसी भी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हो, जहां पे लैम्डा कोई भी आपके पास रियल नंबर है, तो वो दोनों वेक्टर्स आपके पास क्या कहलाएंगे, आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। अपन इसको जरा ढंग से देखेंगे, तो अगर अपने पास मान लो ये ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, तो अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो आपको अनलाइक वेक्टर्स मिलेंगे, और लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो आपके पास लाइक वेक्टर्स मिल जाएंगे। फर्क क्या पड़ रहा है, हो सकता है कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसका मान लो आप कुछ भी कितना हो गया, मान लेता हूं कि ए वेक्टर इक्वल्स टू आपके पास 1/2 टाइम्स बी वेक्टर है, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो जो भी है आपके पास अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो लैम्डा पॉजिटिव आएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में तो लैम्डा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन आप बस ये ध्यान रखोगे, अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको कोलिनियर या पैरेलल बोला जा रहा है, कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स सेम ही होते हैं ना, ध्यान रखना। तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर बोले जा रहे हैं, तो आप उनको किसी भी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर आप लिख सकते हो हमेशा, ये चीज ध्यान रखना अच्छे से। और अगर अपन बात करें कि अगर ए वेक्टर को अपन लिख लेते हैं, मान लो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर ये अपन ने लिख लिया है ना, एंड अगर ये ए और बी वेक्टर्स लिखे हुए हैं, एंड इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो, एक ही बात होती है ना। कोलिनियर हो या पैरेलल हो, तो देन अपने पास क्या रिजल्ट होता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जिसको फर्दर आप लिख सकते हो, अगर आप ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी लिखोगे तो दिस इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ये बन जाएगा। तो अगर आई कैप को कंपेयर करोगे तो a1 इक्वल्स टू लैम्डा a2, b1 इक्वल्स टू लैम्डा b2, c1 इक्वल्स टू लैम्डा c2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये लैम्डा आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर अपने पास ये कहा जाए कि दो वेक्टर्स अगर आपके पास पैरेलल है या कोलिनियर है, तो आप आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। या फिर कभी कोफिशिएंट्स का दो वेक्टर्स में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर दे रखा है, तो अपन उनको वापस वाइस वर्सा क्या बोल सकते हैं, वो कोलिनियर या पैरेलल भी होंगे। तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं अपने पास कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर से नाम से समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी एक प्लेन है, उस प्लेन में ही सारे अगर वेक्टर हैं, तो आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। मतलब क्या लिखा हुआ, देखो डेफिनेशन, अ सेट ऑफ वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर if their directed line segments are parallel to the same plane। मतलब आपके पास अगर ये कोई भी प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर आप कोई भी इस तरीके से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहीं से भी बना दो, तो आपके पास ये सारे वेक्टर्स आपके पास क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। क्योंकि ये वेक्टर चाहे यहाँ पर हो, तो मैंने आपको बोला कि फ्री वेक्टर चाहे आप उसको कहीं पर भी लेके चल जाओ, तो अगर जितने भी वेक्टर्स हैं सारे की सारे वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन अगर आप देखो, तो ये एक इस प्लेन के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स उनका क्या है, पैरेलल ही है। तो ये सारे सेट ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाएंगे आपके पास, कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले अपन ने जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में लास्ट लिखा था कोप्लेनर वेक्टर्स, तो हमेशा एक चीज आप वहां ध्यान रखो कि दो वेक्टर्स हमेशा आपके पास कोप्लेनर ही होंगे, ये चीज ध्यान रखना आप। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये दो वेक्टर्स हैं, अगर ये तो आपको दिख रहा है कि चलो दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में तो कोप्लेनर है,
लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो क्या आप इसको समझ में आ रहा है आपको कोप्लेनर है ये भी कोप्लेनर ही है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था कि अपन वेक्टर्स को फ्रीली मूव कर सकते हैं उन्हीं के पैरेलल। तो अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलल मूव करके इधर लेके आ जाऊं तो ना इसकी मैग्नीट्यूड बदल रही ना डायरेक्शन बदल रहा। अब आप इसको इधर लेके आ जाओगे तो आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स क्या दिखेंगे आपको, एक ही प्लेन में दिखेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि दो वेक्टर्स अगर कहीं पर भी दे रखे हैं तो हमेशा वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे आपके पास, कोप्लेनर ही कहलाएंगे। ये चीज आप नोट कर लेना कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अपन आगे जाके कंडीशन चेक करेंगे कि तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं या नहीं है, ये चीज चेक करी जाती है। बाकी दो वेक्टर्स अगर हैं तो वो हमेशा आपके पास कोप्लेनर ही होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अब स्केलर का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, स्केलर कहलाता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है। जैसे कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या है वो, लेट ए वेक्टर बी एनी वेक्टर एंड एम स्मॉल एम बी एनी नॉन जीरो स्केलर देन द प्रोडक्ट। आपने एम को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, एम ए वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर in the direction of a vector and having magnitude modulus of m times that of a vector। तो आपने किसी भी स्केलर से अगर आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके डायरेक्शन में ही कोई नया वेक्टर मिलेगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी आपके पास, जो गिवन वेक्टर ए है उसका m टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। और ये वेक्टर रिप्रेजेंट, ये क्या कहलाता है आपके पास, दिस मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बारे में अपन कुछ रिजल्ट ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लो m इंटू m अगर a वेक्टर लिखा हुआ है तो आप कोई सा भी स्केलर पहले से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब दो स्केलर्स हैं तो पहले m को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर m को बाहर रख दो, na वेक्टर कर दो, एक ही बात है। या फिर अगर यहाँ पर m प्लस माइनस n लिखा हुआ है और बाहर अगर a वेक्टर है तो वापस वो मल्टीप्लाई हो जाएगा na वेक्टर प्लस माइनस na वेक्टर। या फिर अगर m टाइम्स a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर लिखा हुआ है तो ये m स्केलर है, m वेक्टर प्लस माइनस m b वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, यहाँ पर कोई ये एक्चुअली क्या इसकी प्रॉपर्टीज है अपने पास। कोई भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि इस तरीके से अपन इनको लिख सकते हैं। तो इसको अपन मान सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वेक्टर्स अल्फा वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। फिर लास्ट में लिखा हुआ बस ऑल्सो चेक वेदर द अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर्स आर लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। सबसे पहले तो सिंस अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर कोलिनियर, तो therefore अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बीटा वेक्टर। तो अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स अगर आप बीटा वेक्टर लिखोगे तो इट विल बिकम x माइनस 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 लैम्डा प्लस 2x लैम्डा इंटू ए वेक्टर माइनस 2 लैम्डा बी वेक्टर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास कि ए वेक्टर बी वेक्टर तो कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब ए वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख नहीं सकता। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये तभी पॉसिबल होगा जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स आपके पास बराबर हो जाएं, दैट इज x माइनस 2। या फिर अपन ने बोला था ना आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के कैप जे कैप भी तो आपके पास नॉन कोलिनियर ही होते हैं, क्योंकि तीन वेक्टर्स हैं, एक x एक्सिस की तरफ, एक y की तरफ और एक z की तरफ। तो तीनों आपके पास क्या होंगे, वो नॉन कोलिनियर ही होंगे। इसलिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर अगर आपके पास नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों को आप कंपेयर कर दो इनके कोएफिशिएंट्स को। तो x माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 2x लैम्डा एंड b का कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो 1 इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा। लैम्डा कम्स आउट टू बी माइनस 1/2, वो आप यहाँ पे कर दो। दैट मीन्स x माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/2 टाइम्स 3 प्लस 2x। इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास 1/4 आ जाएगी। तो आपसे पूछा गया है, एक तो आंसर ये मिल गया और दूसरी चीज चेक करी जाए तो सिंस लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1/2 तो दिस इंप्लाइज आपके पास अल्फा वेक्टर कम्स आउट टू बी माइनस 1/2 टाइम्स बीटा वेक्टर। तो ये माइनस 1/2 से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पास, ये अनलाइक वेक्टर्स हैं।
क्योंकि अगर ये लैम्डा अगर आपके पास पॉजिटिव आता तो दोनों आपके पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स तो पैरेलल है, लेकिन इनका डायरेक्शन भी सेम होता है तो लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन लैम्डा अल्फा माइनस टाइम्स सम बीटा आ रहा है तो इसका मतलब उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है वेक्टर्स का, तो इसका मतलब वेक्टर्स क्या कहलाएंगे आपके पास, अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के बाद अपन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ते हैं। अपन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अपन दो तरीके, दो लॉज होते हैं इसके। तो सबसे पहला लॉ जो होता है आपके पास ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, और ये वेक्टर जो भी क्वांटिटी है हमेशा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हमेशा फॉलो करेंगे। जिसको भी अगर आपको चेक करना है कि क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं है तो उसके लिए आपको हमेशा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको सेटिस्फाई करना होना जरूरी है। तो अगर अपन देखें यहाँ पर अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ये कोई भी बी वेक्टर है, इनका अगर अपने को एडिशन के लिए कहा गया है तो सबसे पहले तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स मैथ्स में अपन फ्री ट्रीट करेंगे। तो अपन यहाँ पर अगर दो वेक्टर्स को इनको ऐड करना तो सबसे पहले इस तरीके से करें कि एक का टर्मिनल पॉइंट दूसरे का इनिशियल पॉइंट बन जाए आपके पास। तो अगर अपन यहाँ पर ये बोल देते हैं कि ये ए वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हो गया। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर मान लो ये वेक्टर आपके पास ए बी है, दूसरा वेक्टर बी सी हो गया, तो अब जो आपके पास ट्राइंगल बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू सी, तो ये जो आपके पास थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है विच इज ऑल्सो नोन एज रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, और ये आपके पास होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है आपके पास, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अगर आपको गिवन है जो कि एक ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रही है, उसका रिजल्टेंट जो होता है वो आपके पास सम ऑफ टू वेक्टर्स कहलाता है। इसी तरीके से अगर अपने को सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की अगर अपन बात करें, ये तो एडिशन में हो गया। अगर मैं कहता हूं कि मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स चाहिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी कुछ नहीं है, सेम होता हुई है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, अगर किसी भी वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर उधर जा रहा है तो आपके पास वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अभी अपन यहाँ पर कह रहे हैं अगर मैं ए में से बी ए माइनस बी वेक्टर फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास अभी भी ये तो वही है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मुझे ए माइनस बी फाइंड करना है, तो बी वेक्टर को मैं नीचे कर देता हूं। सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से अपोजिट हो गया बी वेक्टर का, तो बी वेक्टर आपके पास इधर आ गया, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। ये आपके पास ए बी सी लिया था अपन, इसे आप बोल दो सी डैश। अब जो ट्राइंगल बनेगा आपके पास ए बी सी डैश, उसका जो आपके पास डायगोनल, उसका जो तीसरी साइड जो ट्राइंगल की होगी वो होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये अपने पास क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया, और ये हो गया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एक बार फिर बताता हूं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या होगा, आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको ऐड करने हैं तो उनके एक का टर्मिनल पॉइंट दूसरे का इनिशियल पॉइंट बनाओ, तो एक जो ट्राइंगल बनेगा तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, उन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो दैट एसी वेक्टर इज नोन एज सम ऑफ द टू वेक्टर्स व्हिच वी कॉल इट एज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ वही होगा, ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर इधर हो गया। अब ट्राइंगल बनेगा ए बी सी डैश, तो ए बी सी डैश की जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है ए सी डैश, इट इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, देन द आंसर विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है और दूसरा होता है अपने पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी एक्चुअली ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही उसको अपन वापस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहां पर अगर कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है, ये एक ए वेक्टर हो गया, एक ये बी वेक्टर हो गया, तो अब मैं क्या करूं, अगर ये दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर है तो इससे अगर मैं पैरेललोग्राम अगर मैं बना लेता हूं, यहां से आप जब पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये आपके पास हो गया वापस ए वेक्टर, और ये हो गया आपके पास ये बी वेक्टर हो गया, और ये वापस क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम अपने पास हो गया ए बी सी डी। तो अगर अपन वापस ये ऊपर हटा दूं मैं, तो अगर मैं वापस देखूं कि ए बी सी एक ट्राइंगल बनेगा, तो ए से सी जो आपके पास वैल्यू जा रही है तो ये आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरीके से मैं अगर इसको बी वेक्टर को नीचे लेके आ जाऊं
तो ये आपके पास बन जाता है क्या, मान लो सी डैश, इट विल बी माइनस बी वेक्टर। तो यहां से ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, इसको जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब अपने पास यहाँ से ट्राइंगल जो बनेगा आपके पास, ये ए वेक्टर, अब कौन सा ट्राइंगल हो गया, ए बी सी डैश, तो ये ए माइनस बी हो गया। तो इसका जो दूसरा डायगोनल जब आप ज्वाइन करोगे तो ये दोनों साइड आपके पास क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे आपके पास, क्योंकि ये बी वेक्टर है, ये आपके पास जो साइड हो गई आपके पास क्या हो गई, अगर ये बी वेक्टर बराबर है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये जो डीबी वेक्टर आएगा ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इन जनरल अपन अब यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी आपके पास ये पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें ए बी सी डी, अगर ये पैरेललोग्राम है आपके पास जिसमें आपको कोई भी पैरेललोग्राम की दो को टर्मिनस एजेस अगर आपको पता है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो इस पैरेललोग्राम की जो दो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स आपके पास क्या क्या होंगे, तो एक डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का वो हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरा जो डायगोनल आपके पास बनेगा वो बनेगा आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि जो आपके पास एसी वेक्टर है, एसी वेक्टर ये डायगोनल है तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है डीबी वेक्टर है तो डीबी वेक्टर आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये अपने पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है कि अगर दो पैरेललोग्राम की दो को टर्मिनस एजेस अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं तो उनके दोनों जो डायगोनल्स हैं वो उन्हीं वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन पर अपन क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अपन क्वेश्चन लेते हैं। If a vector and b vector represents the two adjacent sides of a parallelogram, then find the unit vectors parallel to the diagonals of the parallelogram. तो पैरेललोग्राम अगर अपन बात करें तो पैरेललोग्राम की सबसे पहली चीज तो ये ए बी सी डी अगर ये पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट साइड एक ए वेक्टर ले लेता हूँ, दूसरा बी वेक्टर ले लेता हूँ, तो एक तो डायगोनल आपके पास ये आ जाएगा एसी वेक्टर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि वेक्टर पैरेलल टू diagonal AC will be equals to what, plus minus a vector plus b vector। अच्छा, अगर मैं कहता कि सिर्फ मुझे AC वेक्टर निकालो तो ठीक है, AC वेक्टर तो आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा ही होगा, लेकिन मुझसे यहाँ पर पूछा गया है वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल AC। तो पैरेलल तो वेक्टर ये भी है और पैरेलल वेक्टर ये भी है और पैरेलल वेक्टर आपके पास ये भी तो आएगा, इसलिए प्लस माइनस आप यूज करो वहां पर, ये वैल्यू क्या होगी आपके पास प्लस माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इनको ऐड करो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। तो इसी तरीके से वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल db विल बी इक्वल्स टू व्हाट, db के पैरेलल अगर सिर्फ db वेक्टर लिखना होता तो वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर आ जाएगा, लेकिन इसके पैरेलल है तो प्लस माइनस a वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस, इनको सेपरेट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। इनके दोनों डायगोनल्स के अपने को ये जो वेक्टर्स मिले हैं अपने को यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं, तो अगर अपने पास इनकी लेंथ अगर निकालनी हो तो एसी वेक्टर का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4 दैट इज 49/7। डीबी वेक्टर की जो लेंथ होगी, डीबी जो डायगोनल की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 64 दैट इज रूट 69। तो यहां से तो आपके पास ये आ गए वेक्टर्स पैरेलल टू डायगोनल आए थे, मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं सर, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू AC विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या आएगा आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर, वो कितना अपने पास 7। और इसी तरीके से यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल DB की बात करें तो प्लस माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड अपन ने कैलकुलेट किया रूट 69। तो ये अपने पास यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू डायगोनल AC और यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल DB आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ABCD is a pentagon. Find the resultant of AB vector, AE vector, BC vector, DC vector, ED vector and AC vector in terms of AC vector. तो सबसे पहले रिजल्टेंट का मतलब अगर कोई भी वेक्टर से उनका रिजल्टेंट पूछा जा रहा है दैट मींस वी हैव टू ऐड ऑल द वेक्टर्स।
अब यहाँ पे पेंटागन की बात कर रहे थे, तो पहले पेंटागन आप बना लो, जो पेंटागन आपको दे रखा है, और पेंटागन ABCD पेंटागन है। ये पेंटागन अपन यहाँ पे बना लेते हैं, कहीं से भी स्टार्टिंग करते हैं, जैसे ABCD। अब इसमें जो वेक्टर जैसे दे रखे हैं ना, तो आप डायरेक्शन वही लगाना, जैसे AB वेक्टर हो गया, ये AE वेक्टर तो AE वेक्टर हो गया, BC वेक्टर तो ये BC वेक्टर, DC वेक्टर, ED वेक्टर, और ये हो गया AC वेक्टर। ठीक है, अब अपने को रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट की अगर अपन बात करें, तो रिजल्टेंट जो होगा वो आपके पास एडिशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर होगा, दैट इज AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC प्लस ED प्लस AC। अब यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर अपन लगाते हैं, तो आप देखो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर विल बी इक्वल टू AC वेक्टर, तो अपन यहाँ पर AB वेक्टर के साथ BC वेक्टर कंबाइन कर लेते हैं, इट विल बिकम योर AC वेक्टर। अगेन फिर वापस यहाँ पर अगर अपन बात करें, पहले AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर विल कम्स आउट टू बी AD वेक्टर। फिर उसके बाद AE प्लस ED, तो यहाँ पर AE प्लस ED और लिख लेते हैं, AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस AC वेक्टर अभी बचा हुआ है, तो AB प्लस BC तो आपके पास हो गया AC वेक्टर। AE प्लस ED विल अगेन AD वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस AC वेक्टर। फिर वापस ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगाएं, तो AE वेक्टर प्लस BC वेक्टर को अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वापस AC वेक्टर, तो ये कंबाइन होकर वापस हो जाएगा आपके पास AC वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AC वेक्टर। ये आपके पास आंसर हो गया 3 टाइम्स AC वेक्टर। आप देखो अपन ने यहाँ पर जो ऐड करा ना, एक तो AB प्लस BC को आपने AC लिख ही दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्राइंगल ऑफ एडिशन से लग गया। डायरेक्ट आप एक चीज और लिख सकते थे, जैसे आप 3 वेक्टर लो AE ED DC, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, AC वेक्टर होगा। तो जो आपने इस 2 स्टेप में लिखा, पहले आपने AE प्लस ED को पहले लिखा AD, फिर AD प्लस DC को लिखा आपने AC, तो आप वो एक स्टेप में भी कर सकते हो। मतलब अपन क्या कर सकते थे, शुरू में ही आप यहाँ पे 3 वेक्टर्स कंबाइन कर लेते, कौन कौन से, AE वेक्टर के साथ, फिर ED वेक्टर के साथ आप लिख लेते हैं DC वेक्टर। तो फाइनली AE ED और DC का रिजल्टेंट क्या है, AC तो है आपके पास, तो डायरेक्ट आपके पास क्या होता, एक बनता AB प्लस BC AC वेक्टर, और एक बनता इन तीनों को ऐड करके AC वेक्टर, और एक और AC वेक्टर, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर AC 3 टाइम्स AC वेक्टर आया था। वो क्या हुआ, डायरेक्ट अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या 2 बार ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगा के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a regular hexagon ABCDEF, AB vector equals to A vector and BC vector equals to B vector, also represents the vectors A, C, D, E, AF and C in terms of A vector and B vector। तो आपको एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, उसमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, और बाकी आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, उनको A वेक्टर और B वेक्टर की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो पहले अपन यहाँ पर हेक्सागन बना लेते हैं। रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड्स आपके पास बराबर होंगी, ये A B C D E F ये हेक्सागन बन गया। फर्दर यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो देखो, AB वेक्टर आपको दे रखा है, B हो गया A वेक्टर, BC वेक्टर दे रखा है आपको, B वेक्टर, ये भी हो गया। सबसे पहले आपको फाइंड करना है AC वेक्टर। तो सबसे पहली चीज जो आपको फाइंड करनी है AC वेक्टर। तो AC वेक्टर आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट वो क्या है, रिजल्टेंट ऑफ, उसका रिजल्टेंट है AB और BC का, तो डायरेक्ट आप AC वेक्टर तो बोल सकते हो कि आपका पहला जो पार्ट जो पूछा हुआ था A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये पहला पार्ट का आपका आंसर आ गया। दूसरा पूछा हुआ आपसे DE वेक्टर। DE वेक्टर आपके पास ये वाला डायरेक्शन है DE। अच्छा ये दोनों पैरेलल ही तो है, लेकिन अगर ये A वेक्टर है तो ये दूसरा जो आपसे पूछा हुआ है ED वेक्टर DE वेक्टर है, तो DE वेक्टर क्या होगा आपके पास, माइनस टाइम्स AB वेक्टर है, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस A वेक्टर। जो दूसरी चीज पूछी हुई थी वो भी आ गया आपके पास। अब आपसे पूछा हुआ है AF वेक्टर, और फिर पूछा हुआ आपसे पास CE वेक्टर, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। अगर ये अपने पास रेगुलर हेक्सागन अगर आपके पास ये दे रखा है A B C D E और F,
यहाँ पर अगर मैं इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो ये इसकी क्या होगा, पैरेलल भी होगा, और इसका अगर इसका जो सेंटर होगा यहां से अगर फिर वापस अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो ये फिर एक पैरेललोग्राम बनेगा आपके पास। ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, अगर ये बी वेक्टर तो ये भी आपके पास बी वेक्टर हो जाएगा। फर्दर फिर वापस यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं तो आपके पास अगर इस पॉइंट को मैं जी बोल देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके पास देखो एक तो पैरेललोग्राम बना ए बी सी जी, तो ये दोनों साइड पैरेलल हो गए, बी वेक्टर हो गए। एक पैरेललोग्राम आपके पास बन रहा है डी जी बी सी, तो ये डी जी बी सी जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसमें ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर हो गया। इसका मतलब यहां से आपको एक चीज पता पड़ेगी कि ए डी वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट, बी वेक्टर, ये पता पड़ेगा। इसको अपन यूज कैसे करेंगे, आपके पास ये वाली वैल्यू मिल चुकी है, पूरा डायग्राम मिल चुका है, तो अब अपने को जो जो चीज पता है वो यहां देख लेते हैं। ये ए वेक्टर पता है, ये बी वेक्टर पता है, तो अब अगर अपन यहां पर देखें कि आपके पास ए बी बी सी डी सी का रिजल्टेंट आपके पास ए डी है, तो देयरफॉर सिंस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए डी वेक्टर, ये इनका रिजल्टेंट है। तो जो जो चीज पता है वो अपन यहां पर रख देते हैं। ए बी वेक्टर आपको पता है ए वेक्टर, बी सी वेक्टर आपको पता है बी वेक्टर, तो यहां से सी डी वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर, तो यहां से आपके पास सी डी वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये क्यों निकाला अपन ने, क्योंकि जब आपके पास सी डी वेक्टर आ गया, ठीक है, सी डी वेक्टर आपके पास आ चुका है, तो आपको एक पूछा हुआ है ए एफ, तो सी डी और ए एफ पैरेलल ही तो है, तो जो नेक्स्ट चीज आपसे पूछी हुई है वो जो आपको यहां से मिल जाएगी, तो तीसरी चीज आपसे क्या पूछी हुई है, ए एफ वेक्टर। तो ए एफ वेक्टर जो हो गया वो आपके पास ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर, तो आपको यहां से जो मिला सी डी वेक्टर क्या हो गया, बी माइनस ए, तो दिस इंप्लाइज ए एफ वेक्टर जो हो गया आपके पास विल बी इक्वल टू, इसको यहीं लिख लेता हूं, विल बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आपको एक चीज जो तीसरा पूछा था वो भी मिल गया। अब बचा आपके पास सी वेक्टर। अच्छा देखो जरा, सी वेक्टर आपके पास किसका रिजल्टेंट है, अगर अपन सी वेक्टर की बात करें तो सी वेक्टर अगर अपन यहां से देख लें तो आप देखो ये सीई वेक्टर हो गया, तो सीई वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर हो गए, सी डी प्लस ईडी। तो अगेन सिंस सी डी वेक्टर प्लस ईडी वेक्टर will be equals to CE vector, तो दिस इंप्लाइज CD वेक्टर कितना है आपके पास, ये अपन ने निकाल लिया B माइनस ए, B वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ED वेक्टर अपन ने, ED वेक्टर क्या होगा आपके पास, ये ED वेक्टर क्या होगा, ED वेक्टर सॉरी ED नहीं होगा DE होगा, ये DE वेक्टर बनेगा, तो CD प्लस DE, तो DE वेक्टर भी अपन ने निकाला वो क्या माइनस ए, तो ये जाएगा आपके पास माइनस ए वेक्टर will be equals to CE vector. तो this implies CE vector आपके पास कितना आ गया, B vector minus 2A vector। तो आपसे CE भी पूछा था, तो ये जो चारों आपसे वेक्टर्स पूछे थे इन टर्म्स ऑफ A vector और B vector वो आपके पास आ गए इस फॉर्म में। क्वेश्चंस के बाद अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, जैसे अपन 2D के अंदर किसी भी पॉइंट को x, y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वैसे ही आपको किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना होता है अगर अपन वेक्टर की फॉर्म में, तो अपन पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेते हैं। देखते हैं क्या है वो। लेट O बी द ओरिजिन, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P इज OP वेक्टर। कोई भी पॉइंट अगर आपके पास यहाँ पर है स्पेस में, तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट P है तो ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर हमेशा डिफाइंड होता है विद रेफरेंस टू ओरिजिन। तो ओपी वेक्टर जो होगा, कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट को आप जब ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो ओपी वेक्टर, दिस ओपी वेक्टर विल रिप्रेजेंट्स व्हाट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको अगर कोई भी अगर मान लो ये पी बोल देता हूँ कि ये पी वेक्टर है और ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन और ये ओरिजिन में जाएगा आपके पास 0 वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर पी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विल बी इक्वल टू ओपी वेक्टर and that will be equals to what, p vector। अपन ने मान लिया p वेक्टर, a वेक्टर कुछ भी मान लो, तो हमेशा पोजीशन वेक्टर ध्यान रखना विद रेफरेंस टू ओरिजिन ही डिफाइन होता है। तो अब अपन यहाँ पर किसी भी पॉइंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ना, जैसे कोई भी 2 पॉइंट आपको दे दिए और क्वेश्चन में कहा गया कि मान लो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p आपके पास अगर p वेक्टर है तो अपन उसको p ब्रैकेट में लिख देंगे p वेक्टर।
ये एक्चुअली क्या होगा, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका हो गया। एक्स कॉमा वाई की जगह अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी वेक्टर लिख देंगे। अगर अपन अब दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, देन दो चीज अपने पास आएंगी, ए बी वेक्टर क्या होगा और दूसरा बी ए वेक्टर क्या होगा। हमेशा जैसे अभी पहले समझाता हूं क्या होगा, फिर प्रूव करेंगे अपन इसको। ए बी वेक्टर आपके पास हमेशा क्या होगा, फाइनल वेक्टर कौन सा है अपने पास, ए बी वेक्टर से इनिशियल ए है और फाइनल टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, बी। तो ए बी वेक्टर को अपन क्या लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इट विल बी रिप्रेजेंट एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिमिलरली बी ए वेक्टर को अपन क्या लिखेंगे, फाइनल कौन है, ए, इट इज रिटन एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दैट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देखो ये रिजल्ट आया कैसे है, अपन ने क्या बोला है कि कोई भी आपके पास अगर पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है, तो जैसे दो पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये ए जिसका पोजीशन वेक्टर आप ऐसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ए वेक्टर लिख लो, दूसरा पॉइंट हो गया बी, तो उसके पॉइंट को आप इसके पोजीशन वेक्टर आप कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लो। पोजीशन वेक्टर हमेशा विद रेफरेंस टू ओरिजिन की डिफाइन होता है। तो ये ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओ बी वेक्टर हो गया, तो ये हो गया ओ ए वेक्टर, ये हो गया ओ बी वेक्टर। तो मैं अगर यहाँ से बात करूं, मुझे बी ए वेक्टर चाहिए फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो या ए बी वेक्टर चाहिए, तो ये आपके पास ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं, ये मेरे पास हो गया ए बी वेक्टर। अब आपको देख के बताओ कि यहाँ पर जो ए बी वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर का मतलब हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन का आपको पास क्या होता है हमेशा पोजीशन वेक्टर, जीरो रेफरेंस है ना, तो जीरो मान के चलेंगे। अब यहाँ से बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अपन क्या लिख सकते हैं, तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वी कैन राइट ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर will be equals to OB vector. So this implies OB vector will be equal, AB vector will be equals to OB vector minus A vector. That means OB मतलब क्या हो गया, B vector minus A vector. ये वही चीज होगी जो मैंने अभी आपसे बोला था कि अगर अपन को कोई भी दो पॉइंट दे रखे हो और उनके पोजीशन वेक्टर आपको पता हो, तो फाइनल पोजीशन आप ए बी वेक्टर क्या बनेगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब ये ए बी आ गया तो बी ऑब्वियसली इसका माइनस टाइम्स होगा, तो वो अपन ने यहाँ पे लिख ही लिया। तो पोजीशन वेक्टर आपको कभी भी दे रखे हो, तो फिर बोल रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर कभी भी दे रखा हो तो आप उसको पॉइंट को रिप्रेजेंट करके उनके ब्रैकेट में पोजीशन वेक्टर लिख दो, और ये ध्यान रखो कि हमेशा उनको कहां से जोड़ा गया है, ऑरिजिन से जोड़ा गया है, ताकि वो ओपी वेक्टर जो बनेगा आपके पास पी वेक्टर पोजीशन वेक्टर उसका कहलाएगा। ठीक है, अच्छा पोजीशन वेक्टर्स को यूज करके अपन यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला और अपन यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर को यूज करके अपन डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, जिनके पोजीशन वेक्टर्स बी वेक्टर और ए वेक्टर मुझे गिवन है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी कैसे लिखूंगा। मुझे एक चीज पता है कि मैं यहाँ पर अगर मुझे पोजीशन वेक्टर्स गिवन होते हैं तो मैं ए बी वेक्टर तो लिख सकता हूं विल बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो होगा वो तो एक वेक्टर हो गया, मुझे इस वेक्टर की लेंथ ही तो चाहिए। अगर ये लेंथ निकाल लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देयरफॉर AB जो आपके पास डिस्टेंस होगा विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा अपने पास, मतलब ये लेंथ ऑफ वेक्टर होगी, क्या हो गया मॉडुलस ऑफ B वेक्टर माइनस A वेक्टर, या फिर इसको सिंपली A वेक्टर माइनस B वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अपन इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A वेक्टर एंड B वेक्टर विल बी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A वेक्टर and B vector will be equals to what, A vector minus B vector का मॉडुलस। ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ऐसे सेक्शन फॉर्मूला भी होता है अपने पास। तो एक्चुअली आप ढंग से देखो तो अपन ने यहाँ पर क्या करा है,
जो अपन ने 2D के अंदर स्ट्रेट लाइन में अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या होता है आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो वो आपके पास जब b वेक्टर माइनस a वेक्टर करोगे तो i कैप j कैप की फॉर्म में तो आएगा, और मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्या होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, वही वाली फॉर्म होगी आपके पास। अब सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा, वापस अपने पास इंटरनल डिवीजन हो या एक्सटर्नल डिवीजन हो। तो जैसे अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जिनके पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर, और कोई भी पॉइंट पी है जिसको n/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो पी पॉइंट को अगर मैं कुछ आर वेक्टर बोल देता हूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी जो बनेगा आपके पास will be equals to position vector of p। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं ना अपन mx2 plus mx1 upon m plus n, तो वही चीज लगेगी mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m plus n। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p हो गया विच इज डिवाइडिंग ap इंटरनली इन द रेशियो m/n। अच्छा अगर p मिड पॉइंट हुआ तो क्या होगा, अगर अपन यहां से बात करें if p is midpoint of AB, then position vector of P will be equals to A vector plus B vector by 2 हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से अगर अपन एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लिखें तो एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ जाएगा आपके पास से। एक्सटर्नल डिवीजन में अपन ये बोल देते हैं कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये आपके पास कोई पॉइंट Q हो गया। इसके पोजीशन वेक्टर A गिवन है, इसके पोजीशन वेक्टर B गिवन है, लेकिन इस बार पॉइंट Q जो है वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको एक्सटर्नली। तो पॉइंट Q के पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज वापस क्या होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, तो वही चीज लग जाएगी आपके पास will be equals to mb वेक्टर माइनस na वेक्टर डिवाइड बाय m माइनस n। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। तो सेम अगर आप ढंग से देखो तो ये फॉर्मूला आपके पास वही चल रहे हैं जो आपने 2D के अंदर पढ़े थे ना, mx1 प्लस mx1 ये वही हो गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और वो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया, ये आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। कुछ रिजल्ट्स हैं जो अपन ट्राइंगल में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, इन सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके वो भी देख लेते हैं क्या होंगे अपने पास। उसको आप नोट कर लो कि अगर अपने पास कोई भी ट्राइंगल की अगर अपन बात करते हैं तो कोई भी अगर जैसे ट्राइंगल आपको दे रखा है, इसके ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको दे रखा है, और इनकी लेंथ दे रखी है ए बी सी। तो सबसे पहले तो जो सेंट्रोइड होता है, तो सेंट्रोइड अपन निकाल सकते हैं जी, सेंट्रोइड विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, तो वापस वही होगा वो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 3। इन सेंटर जब अपन निकालते हैं तो इन सेंटर है, इन सेंटर क्या होता है आपके पास ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो वही चीज यहां पे आ जाएगी आपके पास, क्या होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। और एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो फ्रीक्वेंटली यूज आता है कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है तो H मतलब ऑर्थो सेंटर, G मतलब सेंट्रोइड एंड O मतलब सर्कम सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं, वेयर सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ये भी रेशियो काफी आपके पास फ्रीक्वेंटली यूज आने वाला है, ध्यान रखना। एक और रिजल्ट अभी मैं लिख रहा हूं टेट्राहेड्रन के बारे में, बाकी टेट्राहेड्रन को डिटेल में अपन आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी टेट्राहेड्रन के कुछ रिजल्ट हैं, उसका सेंट्रोइड वाला रिजल्ट है वो आपको यूज करना पड़ेगा। टेट्राहेड्रन एक्चुअली आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसमें ये मैं समझना एक ही प्लेन में है, जैसे अगर मैं इसको ए बी सी डी बोलता हूं तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्लेन बीसीडी जो है, ये बीसीडी प्लेन में ट्राइंगल है, और ए जो है आपके पास ऊपर स्पेस में है। तो
ए को अपन ने तीनों से जोड़ा हुआ है, तो इस टेट्राहेड्रन के जो फेसेस होते हैं आर ट्रायंगुलर। कौन कौन से फेसेस होंगे इसके? चार जो आपके पास ट्रायंगल बनेंगे। कौन कौन से फेस हो गए? ए बी सी, ए बी सी इसका एक फेस है, ए सी डी ये इसका एक फेस है, बी सी डी ये इसका एक फेस है, और एक और फेस कौन सा होगा आपके पास? ए बी डी भी होगा। ये इसके चारों फेसेस हैं टेट्राहेड्रन के। मैं फिर बोल रहा हूँ, टेट्राहेड्रन डिटेल में अपन आगे वापस पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखो कि टेट्राहेड्रन एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फिगर है, और इसमें ये ए पॉइंट यहाँ पर ऊपर आपके पास फेस में बीसीडी ट्रायंगल है, जिससे ए को आपने तीनों से क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। तो इस टेट्राहेड्रन के अगर मुझे चारों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स पता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, तो यहां से अपन इसका सेंट्रोइड भी बता सकते हैं। कैसे आता है सेंट्रोइड, वो बाद में अपन देखेंगे इसी चैप्टर में। जैसे ट्रायंगल की अपन बात करते हैं तो सेंट्रोइड होता है तीनों वर्टिसेस का सम वेक्टर्स डिवाइड बाय 3। तो वैसे ही टेट्राहेड्रन की बात करेंगे तो इट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 4। तो ये सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन होता है आपके पास। नोट कर लो आगे सर। पोजीशन वेक्टर्स पे अपन क्वेश्चंस लिख रहे हैं। If ABCD is a quadrilateral where E and F are the midpoints of ACBD respectively, then prove that। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल अपन बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल जब आप बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल पैरेलल जो देंगे रखा तो ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो A B C D आपको जो वेक्टर्स दे रखे हैं, देखते हैं उनमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कर सकता है क्या? AB वेक्टर, AD वेक्टर, और क्या लिखा हुआ आपके पास? CB वेक्टर और CD वेक्टर। तो AB वेक्टर, AD वेक्टर, CB वेक्टर और CD वेक्टर। और E और F के बारे में आपसे क्या कहा गया है? E और F के आपके पास मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट और साइड और आपके पास BD का मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको कोई ऐसी वैल्यू तो देनी रखी कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जो लग जाए, तो अपने को क्या करना पड़ता है? किसी भी एक पॉइंट को आप क्या मान लो? रेफरेंस ओरिजिन पे मान लो। जैसे मैं इसको अगर ए को मैं ओरिजिन पे बोल देता हूँ, बाकी सबको आप बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर, इसको डी वेक्टर बोल दो। तो अब आपके पास एसी जो हो गया वो ये हो गया। एसी का जो मिड पॉइंट है वो आपको मिड पॉइंट क्या बोला हुआ है? एसी का ई। तो अगर AC का मिड पॉइंट अगर आपको E रखा है तो E के पोजीशन वेक्टर्स अपन क्या बोल सकते हैं? 0 वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2, दैट इज C वेक्टर बाय 2। एंड F क्या आपके पास? F जो है वो आपके पास F BD का, DB का या BD का मिड पॉइंट है, तो उसके लिए आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ F क्या हो जाएंगे आपके पास? B वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 2। अब यहां पर अगर देखा जाए तो LHS में जो लिखा हुआ है, मतलब RHS में आपके पास लिखा हुआ है 4 टाइम्स EF वेक्टर। तो EF वेक्टर का मतलब क्या हो गया? फाइनल वेक्टर F माइनस फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर ही। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स दिस माइनस दिस, दैट इज B वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस C वेक्टर बाय 2। ये वैल्यू देगा आपके पास 2 टाइम्स B वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस C वेक्टर। अब अपन देखते हैं आपके पास LHS क्या आता है। तो LHS अपने पास क्या आएगा यहाँ पर? AB वेक्टर। AB वेक्टर मतलब B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो बन जाएगा B वेक्टर माइनस 0 प्लस AD वेक्टर, दैट इज B वेक्टर माइनस 0, क्योंकि A वेक्टर को अपन ने ओरिजिन पे ले रखा है। आप ओरिजिन पे नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये करी जाती है कि वेरिएबल कम से कम मिले, इसलिए एक को आप ओरिजिन पे ले लोगे तो आपके पास रेफरेंस मतलब पॉइंट आपके पास वेरिएबल्स कम दिखेंगे आपको क्वेश्चन में, और कोई बात नहीं है। बस CD वेक्टर लिखोगे तो B वेक्टर माइनस C वेक्टर प्लस CD लिखोगे तो आपके पास D वेक्टर माइनस C वेक्टर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास यहाँ देख लो 2 टाइम्स वैल्यू होगी आपके पास B वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस C वेक्टर। तो ये 4 टाइम्स आपके पास B वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस C वेक्टर बाय 2 ही तो लिखा हुआ है, और वही आपके पास क्या था? EF वेक्टर था। तो ये 4 टाइम्स EF वेक्टर के बराबर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS। जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो अगर कभी ऐसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगे और ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस आपसे ऑप्शंस में पूछ रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर ट्रू,
तो आप किसी भी एक पॉइंट का आप रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन पे ले लेना, फिर उसके बाद उनके पोजीशन वेक्टर्स देखो, मिड पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला है, जो भी लगा लो, और हर वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल लिख के सिंप्लीफाई कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Prove by vector method that line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of its length। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आप लोगों ने काफी यूज भी करी है। उसको वेक्टर से अपन प्रूव करते हैं कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल दे रखा है तो ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट आप ज्वाइन करो। अगर मान लो ये एबीसी ट्राइंगल है तो वापस मैं क्या बोलता हूँ, इसमें किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ए को मैं ओरिजिन पर ले लेता हूँ, बी को बी वेक्टर, सी को सी वेक्टर। लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, तो कोई भी दो साइड में एक साइड ले लेता हूँ ए बी और ले लेता हूँ डीसी, तो ये बोल दो आप डी और इसे बोल दो ई। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो डी के पोजीशन वेक्टर अपने पास क्या आ जाएंगे, बी वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बाय 2 दैट इज बी वेक्टर बाय 2, और ई के हो जाएंगे 0 वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2 दैट इज सी वेक्टर बाय 2। अब मैं अगर यहाँ से डीई वेक्टर लिखता हूँ और बीसी वेक्टर लिखता हूँ, तो बीसी वेक्टर तो आपके पास क्या बनेगा, देखो आप सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और डीई जो वेक्टर बनेगा विल बी इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय 2। तो अब सिंस डीई वेक्टर विल बी इक्वल टू डीई वेक्टर क्या होगा आपके पास, लैम्डा टाइम्स बीसी वेक्टर, और ये अपने पास क्या होता है, जब दो वेक्टर्स कोई भी कोलिनियर या पैरेलल होते हैं तो अपने पास एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर अपन लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, डीई वेक्टर इज पैरेलल टू बीसी वेक्टर। तो जो एक पार्ट जो प्रूव करना था वो तो पार्ट प्रूव हो गया आपके पास। अब ये कह रहा है कि इसकी लेंथ भी इसकी हाफ होनी चाहिए। लेंथ की अपन बात कैसे करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से, मॉडुलस से। तो अगेन सिंस डीई वेक्टर विल बी इक्वल टू, आपको दिख रहा है कि 1/2 टाइम्स सीबी वेक्टर, बीसी वेक्टर लिखा हुआ है, so this implies modulus of DE vector will be equals to 1/2 times modulus of BC vector. This implies DE जो होगी, line joining midpoints of any two sides will be equals to half of third side। ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। तो दोनों रिजल्ट जो आपको चाहिए थे वो प्रूव हो गए कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड्स की मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो थर्ड साइड के पैरेलल हैं। बाय अपन ने जो कोलिनियर और पैरेलल वाला रिलेशन अपन ने लिखा था शुरू में डेफिनेशंस में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, कि एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं तो कोलिनियर पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। उनकी मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो आपने मॉडुलस ले लिया, तो एक साइड डीई जो होगी वो हाफ ऑफ बीसी होगी, तो दोनों रिजल्ट आपके यहाँ पर प्रूव हो गए। आज का होमवर्क नोट कर लो आप, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A1 से लेकर A5।